चलिए देखते हैं आज हम क्या करेंगे। सेकंड क्लास है इसकी और जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव और कॉमन साइज। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, बैलेंस शीट का कंपैरेटिव और कॉमन साइज। आज पी एंड एल का अगर दोनों में से चांसेस मैं एग्जाम में बोलूँ तो पी एंड एल के आने के चांसेस, वैसे तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, बट पी एंड एल वाले पॉइंट के आने के चांसेस हायर है। क्यों हायर है? क्योंकि इसके अंदर आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। पिछले वाले में तो बिल्कुल लॉजिक नहीं लग रहा था, बस डिफरेंस लिया निकाल लिया, परसेंटेज परसेंटेज निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बना के अगर बताऊं तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बनेगा कैसे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस? सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स। तो वो आपका जो भी है यहाँ आ गया। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा? अदर इनकम। अदर इनकम के बाद इसका टोटल किया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल इनकम। और यहाँ पे नंबरिंग जो चलेगा वो रोमन में चलेगा। रोमन जैसे कि ये 1 है, ये 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया। इसके बाद 4 आएगा, एक्सपेंस हेडिंग रहेगा। एक्सपेंस के बाद ए बी सी चलेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ परचेज, फिर बी रहेगा चेंज इन, फिर सी पार्ट आ जाएगा आपका क्या? एम्प्लॉय। मैं डबल ई लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद डी पार्ट क्या आ जाएगा? फाइनेंस। एफ पार्ट क्या आ जाएगा? डेप्रीशिएशन। और जी पार्ट क्या आ जाएगा? अदर एक्सपेंस। और फिर हमारा आएगा टोटल। क्या आएगा? टोटल। और इसको नंबर देंगे 5। टोटल एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा, मतलब कि सब कुछ जैसे कि ये टोटल आएगा ही आएगा। ये आ गया, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस में हम सिर्फ ये वाला टोटल करेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे। ऊपर वाला यहीं बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा इसके बाद? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस में से किस में माइनस करेंगे? 3 में से माइनस करेंगे फिफ्थ को। और ऐसा भी पॉसिबल है कि लॉस आ जाए हमारा, जरूरी नहीं हर बार प्रॉफिट आएगा। तो अगर लॉस भी आता है तब भी आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पे माइनस में लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे बस आप। तो अगर हम प्रॉफिट लिखें, मैंने कहा मेरा प्रॉफिट 500 है और मैंने कहा मेरा प्रॉफिट जो है वो 500 है, तो इसका प्रॉफिट तो बोल रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट बोला है तो वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? आपका लॉस माना जाएगा। ये अंडरस्टैंडेबल होता है। कहीं आप सोचो सर लिख प्रॉफिट रहे हो और फिर वहां लॉस आ रहा है, तो नहीं, हमने ब्रैकेट अगर डाल दिया तो प्रॉफिट लिखने के बाद प्रॉफिट का कोई रेलिवेंट नहीं रह जाता, वो लॉस ही कंसिडर होगा, ठीक है। और लॉस के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं देना होता, ध्यान रखना। लॉस होगा तो क्या हमें टैक्स देना है? नहीं देना। तो अगर प्रॉफिट हुआ तब तो हमारा टैक्स वाला पॉइंट आएगा, नहीं तो यहीं खत्म हो जाएगा लॉस के केस में। तो आइए अब हम देखते हैं टैक्स। लिख सकते हो लेकिन वो जल्दबाजी में आपको थोड़ी ना पता होगा कि लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, वो तो माइनस करने के बाद पता चलेगा, पहले हेडिंग लिख चुके होगे। तो इसके बाद लेस क्या करते हैं हम यहाँ से? इनकम टैक्स कह लो या टैक्स कह लो। कई बार इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल देते हैं। क्या नाम से जाना जाता है? तो कि एग्जाम में अगर आ जाए कॉर्पोरेट टैक्स तो घबराना नहीं है कि भाई क्या दे दिया इन्होंने, तो वो इनकम टैक्स ही है हमारा, ठीक है। यहां से माइनस करोगे किस में से? इस वाले टोटल में से। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पूरा पी एंड एल आपको अच्छे से याद होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। अब सर क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन आप देखिए, मैं यहाँ साइड में एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर मैं आपको करके कुछ चीजें पूछता जाऊंगा। अगर आपने बिल्कुल आराम से सोच समझ के मुझे आंसर देते गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर हो गया आपका ये टॉपिक भी डन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से, एक ऐसा अमाउंट लिखेंगे। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ लिखा 10,000
और ये वाला जो है ना, इसके अगला वाला मैंने बोला 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, तो अब बताओ अदर इनकम क्या होगा। अब मैं आपको अमाउंट नहीं बता रहा, मैंने बोला जो अदर इनकम होगा वो 10% होगा किसका, रेवेन्यू फ्रॉम। तो भाई इसका 10% यानी अब आपको निकालना पड़ेगा 1000, अब ये आ गया 11। ठीक है। परचेज मेरा मान लेते हैं, मैंने कहा 60% ऑफ टोटल इनकम। अब देखो मैंने रेवेन्यू नहीं बोला, टोटल 60%, तो किसका 60% लोगे आप, 11,000 का। अगर मैं बोलता 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 10,000 का लेते, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये मान लेते हैं 400 आ गया। ठीक है, अरे ये थोड़ा नीचे आ गया है ना, ये वाला एक्सपेंस वाला जो कॉलम बनाए हैं इसको हटा देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा 6,600 और इसको 400 रुपये मान लिया। ठीक है, करेक्ट है। एम्प्लॉय बेनिफिट मान लेते हैं 1,000 आ गया। और फाइनेंस कॉस्ट जो है इसकी जगह मैंने लिख दिया 200% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी जो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट का कितने परसेंट। तो एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है 1000, तो ये कितना माना जाएगा 2000। डेप्रीशिएशन मान लिया जाए 1000, मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट लिख दिया, लॉस ही चला जाएगा, खैर ये तो लग रहा है। इसके बाद अदर एक्सपेंस मान लेते हैं कि है ही नहीं, खत्म कर देते हैं। या अदर एक्सपेंस देखो मैं क्या कहता हूँ, अदर एक्सपेंस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब हमें समझना होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या चीज है। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है, और एक है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब है COGS। फॉर्मूला क्या लगेगा, ओपनिंग स्टॉक, या फिर आप मान सकते हो चेंज इन स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस की तो बात छोड़ ही दो, बस यही मेन दो चीजें रहेंगी। मैं यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस आपको अलग से कभी देगा नहीं, लिख देता हूँ फिर भी मैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। एक तो ये फॉर्मूला होगा, इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला निकालोगे तो पता ही क्या निकल के आएगा आपका, आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूँ 10% हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, तो सीधी बात है कि भाई 10% में 10,000 का निकाल लेता। समझ रहे हो बात, यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा बोला जाता है, और यहाँ थोड़ा फॉर्मूला लगता है, या समझ लो तो एग्जामिनर ये वाला पॉइंट देगा ही देगा। तो मैंने बोला अदर एक्सपेंस तो है, लेकिन कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो परचेज हमारा, चेंज इन इन्वेंट्री कितने हैं हमारे 400 रुपए, और प्लस परचेज कर दो इसके अंदर, परचेज कितना है हमारा 6,600, तो कितने हो गए 7,000। तो ये कितने बनेंगे, आई बात समझ में। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ही नहीं कभी आपके सवाल में, इस वाले स्टेज पे। तो आइए देखिए क्या है, 11,000 प्लस 6600, सॉरी पहले 6600, 400, 7,000, 8,000, 10,000, 11,000 और 700, 11,700 हो गया ये। तो ये तो लॉस आ गया, क्या आ गया हमारा, कितने का, यही आंसर खत्म हो गया ये तो। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, ये करने के बाद अब कंपेरेटिव करना होगा या कॉमन साइज करना होगा। तो पहले तो हमने क्वेश्चन किया, आपको P&L बनाने के लिए थोड़ी मैं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कंपेरेटिव बैलेंस।
तो मान लेते हैं कॉमन साइज, पहले कंपेरेटिव की बात करते हैं, तो ऐसे 1 साल का 1 साल का और होगा। पहले आप ये पूरा बनाओगे, बनाने के बाद फिर कंपेयर करके वही वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे और फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन एक आता है कॉमन साइज। कॉमन साइज में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसी को सबसे कंपेयर, अभी कॉमन साइज पे देखेंगे जैसे भी आएंगे अभी आगे, पहले कंपेरेटिव की बात कर लें। तो पहले तो जो आपने ये काम किया है, ये क्वेश्चंस को पहले आपने अच्छे से बनाया है। क्वेश्चन आपको दे दिया और आपने क्या करा, पहले क्वेश्चंस को बनाया। अब इसके बाद कंपेरेटिव होगा, समझ में आई बात आपको? तो क्या होने वाला है, पहले तो इस वाले क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि भैया पी एंड एल बनेगा कैसे, तो किस परसेंटेज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उसी छोटे छोटे के क्वेश्चंस को हम करते जाएंगे और समझते जाएंगे। 2 साल का डेटा दे रखा है हमें। पहले तो एक बहुत सिंपल सा, इसको पूरा ही कर लेते हैं। जो जो यूज होगा रखेंगे, जो यूज नहीं होगा उसको हम हटा देंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपके बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 3? क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऊपर, आपको क्या बनाना है, और कंपेरेटिव, कंपेरेटिव बनाना है ना। और आपको ये जानकारी दे दिया, क्या इसने पी एंड एल बना रखा है? तो जवाब नहीं, इसने एक डेटा दिया है जिससे आपको पी एंड एल, बैलेंस शीट में भी मैंने 1-2 सवाल दिए थे जिसमें डेटा था और उससे बनाना था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स का कोई रोल नहीं है। तो हमें कितने कॉलम चाहिए, अगेन 2 तो ईयर वाले चाहिए और 2 चाहिए हमें जहाँ सॉल्यूशन करते हैं, है ना। 2 चाहिए ना हमें जहाँ सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 2 कॉलम तो वो चाहिए जहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। ये आ गया और फिर ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं। हमारा ईयर दे रखा है 2025 और 24, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2024, फिर 2025, फिर क्या आएगा हमारा चेंज, फिर आएगा परसेंटेज चेंज। बात वही है सारा, ठीक है ना। फिर चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। अब सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख और 20 लाख, तो पहले 12 लाख था, अब कितने हो गए, चेंज आया 8 लाख, परसेंटेज हम बाद में निकाल लेंगे। इसके बाद अदर इनकम कितना है, 9 लाख और 12 लाख, तो 9 लाख और 12 लाख, चेंज आए 3 लाख, ठीक है। टोटल इनकम निकाल लो। तो 12 और 9 कितने हो गए, 21 लाख, और यहाँ पे कितने हो गए, 32 लाख। चेंज कितने हो गए, 21 में से 32 गए तो 11 लाख हो गए। अब देखो यहाँ पे सीधा एक्सपेंस दे रखा है, तो नाउ जब हमें एक्सपेंस दे रखा है तो सीधा मैं एक्सपेंस ही लिख लूंगा, इतना सारा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। मैं सीधा क्या लिख लूंगा यहाँ पे, एक्सपेंस लिख लूंगा, ये सब छोड़ो। तो एक्सपेंस में क्या दे रखा है हमें, 10 लाख और 13 लाख, तो 10 लाख और 13 लाख, तो चेंजेस 3 लाख। अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 2 लाख, और ये 13 लाख माइनस करोगे 32 लाख में से, नहीं 11 लाख, और 32 में से 13 माइनस करोगे तो 19 लाख, और यहाँ पे 3 11 14 लाख, नहीं 8 लाख, कितने होंगे, 8 लाख। यहाँ तक समझ में आया? तो हमने एक पी एंड एल पहले बनाया है, उसके बाद डेटा को फिल किया है, अब परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले वाले का परसेंटेज क्या निकलेगा हमारा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, यही होता है ना, चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू में 100। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 100, 66%। ये सोन जाता जाएगा। फिर दूसरे वाले का कैसे निकालेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू में 100, 3 डिवाइड 9 इंटू 100, 33%, 33.33%। इसका कितना आ जाएगा, 100% ही आ जाएगा मेरे को लग रहा है, 100 आना ही नहीं चाहिए कुछ। 11 डिवाइडेड बाय 21 इंटू में 100, 52.5,
2.38 आएगा। ठीक है, ऐसे इसका निकाल लेंगे 3 लाख इंटू में 100 30%, और लास्ट फाइनल इसका निकाल लोगे 8/11 इंटू में 100, यानी 72.72%। डन हो गया आंसर। देखिए, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारा बैलेंस शीट पूरी बना रखी थी, बस 2 कॉलम ड्रॉ करना था और उसमें डिफरेंस लेके कर देना था। अब आपको P&L भी बनाना है और फिर डिफरेंस भी लेना है और फिर करना है। तो पहले वाले से तो इसमें थोड़ा सा काम है, ये समझ में आया आपको। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब देखो, ये परसेंटेज 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है। अरे, नहीं कॉपी हुआ। आइए अगेन इसको मिटा देते हैं। कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, 2। ये बन गए 2 और कॉलम। चलिए आइए, आपके बुक का इलिस्ट्रेशन 4, यहाँ थोड़ा परसेंटेज वाला पार्ट आ गया। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ध्यान देना, अब देखो 18 और 19 दे रखा है, तो अब सही दे रखा है जैसे चलना चाहिए हमें। तो 4 लाख और 3 लाख, तो 2018 और 2000, तो 4 लाख और 3 लाख, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस का 1 लाख घट गया ना। इसके बाद क्या दे रखा है, अदर इनकम। चलो भाई अदर इनकम लिख लो, कितने, 80 और 40, ये भी घट गया भाई, 40,000। ठीक है, इसके बाद दे रखा है अदर इनकम के बाद हमें टोटल कर लेना है। टोटल देखोगे तो कितना आएगा, 480, और ये 3.4 लाख, और ये 1.4 लाख, वो भी माइनस का। ठीक है, इसके बाद कहता है एक्सपेंस जो होगा ना, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% होगा। तो बताओ एक्सपेंस कितना लिखूं मैं। बताओ क्या तो इसका क्या आएगा, 2 लाख। समझ में आया कैसे निकाला 2 लाख, यानी इसका 50% निकाला हमने। 4 लाख का 50%, 2 लाख। ऐसे इसका निकालेंगे तो 1.5 लाख, और डिफरेंस लेंगे तो हमारा 50,000 नेगेटिव आ जाएगा। अब ये जो आएगा हमारे पास निकल के, ये आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ जाएगा हमारा 2.8 लाख, और ये आ जाएगा हमारा 1.5 लाख, माइनस कर दोगे तो 1.9 लाख। और इसमें से ये माइनस माइनस क्या होगा, 90 आ जाएगा ना, 90 था। आप इसको माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा बस। ठीक है, वो 90,000 ही होगा अल्टीमेटली, इसका डिफरेंस है ये। हाँ, हाँ, तो 80 से 40 हो गया तो नुकसान हो गया ना। पहले 80,000 का था आपका इनकम, अब 40 हो रहा है, तो घट गया इनकम, तो माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब कहता है भैया प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या कहता है भाई, टैक्स भी है, तो यहाँ से लेस करो टैक्स। टैक्स कितने परसेंट है, 40%, तो इसका 40% निकालोगे 2,80,000 का। तो यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, 280 इंटू में 40/100। 280 का 40% ना, 112। ऐसे ही निकाल लोगे 190 का 40%, माइनस 1,12,036। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब 36,000 माइनस कर दो 90 में से, 54,000। 190 में से आप 76,000 माइनस कर दो,
एक 14, 280 में से 60%, 160। अब आपको क्या काम रह गया, क्या निकालना है, परसेंटेज। पहले का परसेंटेज कैसे आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू में, तो कितने परसेंट आ गए, और वो भी नेगेटिव, तो यहाँ पे 25 लिखोगे माइनस में। ऐसे ही दूसरे का क्या आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, यानी 50% माइनस का। ऐसे इसका क्या आएगा तीसरे का, 1.4 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू में 100, 1.4 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू में 100, 29.1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चौथे का क्या होगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, तो 50, 200 इंटू 100, 25%। ये भी 25% नेगेटिव ही है, सारा नेगेटिव ही गया इसमें। खैर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये बढ़ गया हमारा, नहीं ये भी घटा ही है, 90 डिवाइडेड बाई 280, 90,000 डिवाइडेड बाई 280, ये 32% आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट क्या है हमारा, ज़्यादा हो गया। 36,000 डिवाइडेड बाई 1,12,000 इंटू 100, ये 32.14, ये भी यही आ गया। इसके बाद 54,000 डिवाइडेड बाय 168, और ये भी 32 पॉइंट, ये 32.14, समझे। तो यहाँ पे हमने पी एंडल भी बनाया और उसके साथ साथ कंपेरेटिव भी किया। देखो अब इसमें थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया। सवाल देखो क्या कहता है। अब यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, चेंज इन इन्वेंट्री दे दिया, जो कि सॉरी परचेज दे दिया, चेंज इन इन्वेंट्री दे दिया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव भी दे सकता है तो नेगेटिव ले लेंगे। अब कहता है अदर एक्सपेंस, कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ब्रैकेट और भी कह दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं अगर यहाँ पे सीओजीएस निकालूं तो क्या होगा, परचेज प्लस में सीओ, वो चेंज इन इन्वेंट्री मैंने फॉर्मूला बताया। तो परचेज कितना है भाई, परचेज इन ट्रेड 450 और प्लस में 50, तो पहले का आ गया 490, 490 का कितना निकाल लोगे, अच्छा 5 लाख आ गया, कितना है आगे 5 लाख, 5 लाख का कितने परसेंट निकाल लोगे, 8, 40,000 आ जाएगा। ये पहले का हो गया। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे हम, दूसरे का। दूसरे का भी कैसे निकालोगे, 3 20 और सॉरी 3 लाख आ जाएगा ये, 2,50,000 प्लस में 50,000, तो कितने हो गए 3 लाख, 3 लाख का 10% कितने हो जाएंगे, 30,000। बात समझ में आया। बस आपको क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये सेम जैसे था लगभग लगभग। ये पूरा ही मिटा देते हैं। आ जाइए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, टॉप पे बताओ। सबसे पहले हमारा ईयर दे रखा है 25 24, अब इसमें उल्टा दे रखा है, तो अब 24 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 25, फिर क्या आएगा हमारा चेंज, जिसको एब्सोलूट चेंज बोलते हैं, फिर परसेंटेज चेंज आएगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने रुपए, 320 और 5 लाख। इसके बाद अदर इनकम, नंबरिंग लास्ट में कर दूंगा मैं, नहीं है तो ब्रैकेट, फिर क्या आएगा टोटल इनकम
320, 5 लाख। फिर क्या आएगा हमारा एक्सपेंस, जिसमें ए आ जाएगा हमारा परचेज। परचेज क्या है, 2.5 लाख, 250 और 450। इसके बाद आ जाएगा बी पार्ट, चेंज इन स्टॉक्स, चेंज इन इन्वेंट्री। कितने हैं, दोनों जगह 50। इसके बाद आ जाएगा अदर एक्सपेंस, सी पार्ट, ये निकालना है हमें। तो पहले का आएगा 40,000 और दूसरे का आएगा 30,000। क्या समझ में आया, कैसे 40,000 आया। अदर एक्सपेंस जो, अच्छा ये उल्टा है ना, इसका 40 और इसका 30। तो ये मैं ऐसे ले लेता हूँ, ईयर ही लिख देता हूँ, 2025 और 2024। ठीक है। तो 2024 में इसका 10% बोला गया था, तो इसका 10% 30,000, और इसका कितने परसेंट बोला गया था, तो इसका 8% 40,000। अब क्या आएगा निकल के हमारा, इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस 250, 3 30 और 5 40। अब क्या आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या आ गया हमारा, 10,000 का लॉस, और यहाँ पे भी 40,000 रुपये का लॉस। 40 का ही बने हैं लॉस, हाँ ठीक है। अब इसमें टैक्स भी दे रखा है जानबूझ के, ताकि आप गलती करो। क्या यहाँ टैक्स लगाएंगे हम, नहीं लगेगा। क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया, लॉस हो गया, इसलिए नहीं करेंगे। अब आगे बस हमें क्या करना है, चेंज करना है। और चेंज में पहले में क्या चेंज आ गया, 5, 180 पॉजिटिव, और यहाँ पे भी 180 पॉजिटिव, और यहाँ पे 2.5 पॉजिटिव, यहाँ पे 0 पॉजिटिव, और यहाँ 10,000 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000 पॉजिटिव। यही होगा ना, 210, हाँ ठीक है। इसके बाद बस क्या निकालना है, जस्ट परसेंटेज। तो कैसे निकालोगे, 1,80,000 डिवाइड क्या करोगे, 3 20 इंटू में 156.25। उसके बाद फिर से ये भी वही आएगा। इसके बाद 2 लाख डिवाइडेड बाई 250, 80% हो गया ये तो, ये 0। अब 10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 133%। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का, 10 से 40 हो गया तो 30,000, वो भी माइनस का, 30,000 और 10,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000। हाँ? ये 1,000 रुपये आएगा। इसका नहीं, मैंने निकाला किसका था फिर, 10 डिवाइडेड बाई 30, 33, ठीक है। इसके बाद 2 10 डिवाइडेड बाय 3 30, ये आ गया 63.63, 63.63। इसके बाद 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 300%। बस खत्म, समझे। एक और सवाल देखिए आप, ये 2018 में पूछा गया। अब ये सवाल देखिए आप, सबसे पहले क्या कहता है, कॉम्प्लिकेशन देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहता है अदर इनकम जो होगा ना, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% होगा। तो क्या अदर इनकम निकाल लोगे आप, या नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 24 लाख का 15%, दैट इज 360,000। ठीक है। इसके बाद 18 लाख का 4.5, समझ रहे हो। ऐसे अब यहाँ क्या कहता है, एक्सपेंस जो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, 24 लाख का 60, 10 नहीं 14,40,000, और 50% क्या हो जाएगा, टैक्स रेट दे ही रखा है। अब इतना काम कर लिया तो आगे हमारा, पहले पी एंड एल बनाओगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि हमारा था कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में आपने क्या नोटिस किया, कि भाई जो पहले दे रखा था
उस पहले में क्या था, हमें बैलेंस शीट बना के दे रखा, तो यहाँ पे हमें पहले पी एंड एल अच्छे से बनाना होगा और इतना ही डेटा आएगा। देखो 2018 में पूछा गया है और ये सी का मतलब है कंपार्टमेंट में आया है। तो आप भी जानते हो कि नॉर्मल एग्जाम से मुश्किल तो किसका एग्जाम माना जाता है, तो भाई मुश्किल ही है उनके हिसाब से तो ये, तो उसके हिसाब से अगर मुश्किल है तो आपके सामने है ये रिजल्ट। समझ में आई बात आपको? वैसे कंपार्टमेंट का कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता, तो लेकिन आपको अगर लगता है कि मुश्किल है तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा और इसमें मच मोर डेटा नहीं होगा, जैसे कि हमने पूरे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कभी नहीं बनवाएगा वो, दो चार आइटम देके बनवा लेगा। तो ये क्या था हमारा कंपैरेटिव। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसका, कॉमन साइज का। पहले यहां तक देख लो, कोई डाउट? कॉमन साइज भी बहुत सिंपल सा है, यही पी एंडल बनना है, उसमें तो एक साल के डेटा को भी कंपेयर कर लेंगे। वहां पे जो बेस लेते हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि पिछले में कॉमन साइज में बेस क्या लिया था, टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट्स, यहाँ पे बेस किसको लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार बुक दिखा दो, बुक के अंदर से बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। आपका कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 14 है, चलो 14 ही कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन 14। चलिए ये देखिए, सब कुछ वैसे ही है, बस कैसे करना है, यहाँ पे बेस लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, ये बेस रहेगा। जो भी परसेंटेज निकालेंगे इसको बेस मान करके करने वाले हैं, ये फर्क है। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। तो सिंपल वही अकाउंट, चार कॉलम जैसे पहले बनाया था हमने वही बना लेते हैं। एक कॉलम होगा एक का परसेंटेज, फिर दूसरे का परसेंटेज, एक का ईयर, फिर दूसरे का ईयर, नोट होगा तो नोट का कॉलम बना लेते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो दे रखा है 2025, यानी 2000 हमें लेना है पहले 24, और फिर 2000 ले लेंगे 25। परसेंटेज चेंज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज, ऊपर लिखोगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट आता है पर्टिकुलर, ठीक है ना, पर्टिकुलर। आइए, इसके बाद सबसे पहले क्या आएगा हमारा, जैसे पी एंड एल बनाते हैं पहले वो बना लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अमाउंट क्या है, 7.5 और 10 लाख। इसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम क्या है बताओ, 75 और 1 लाख। इसके बाद ये क्या बनेगा, टोटल इनकम 8 लाख 11 लाख। इसके बाद एक्सपेंस आ जाएगा, इसको ना मैं कई बार लिखना भूल रहा हूँ लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे ये नंबर। एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या दे रखा है आपको, परचेज ए पार्ट, कितना है परचेज, 6 लाख और 750। चलो, इसके बाद बी पार्ट क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री, कितने हो गए, 10,000 और 50,000 का लॉस नहीं है, माइनस में है।
अब ये माइनस पता है क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस में, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस में क्लोजिंग। तो जब हमारा ओपनिंग कम होता है और क्लोजिंग ज़्यादा हो जाता है, तब नेगेटिव में पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो जब नेगेटिव में होगा तो हम भी नेगेटिव में ही रखेंगे। इसका मतलब अगर मैं आपके यहाँ से वेरिएशन पूछूं तो कितना है पता है, 15,000 का वेरिएशन है यहाँ पे। जैसे 10 से माइनस, मतलब 10,000 से कितने हो गए, 50,000। तो 50 और 10, 60,000 रुपए का वेरिएशन माना जाएगा यहाँ पे। कितने का, क्योंकि 10,000 पहले जीरो हुआ हमारा, उसके बाद 50 और नेगेटिव में गए, तो टोटल वेरिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60,000। तो मैं यहाँ पे जब चेंजेस देख लिखूंगा तो मैं 60,000 लिखूंगा, नेगेटिव हुआ है हमारा। 10,000 नेगेटिव नहीं हुआ, कितने नेगेटिव हुआ है हमारा, 60। एक ये पॉइंट था जो कि था। अदर एक्सपेंस लिख लेते हैं। अदर एक्सपेंस क्या है, 7,500 और 10,000। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 6,17,500, और यहाँ पे 7,500, 7, और ये 10,000 है ना, 7,10,000। ये आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस। इसके आगे क्या लिखेंगे हम, फिफ्थ पार्ट। फिर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर कहाँ है, 2,00,000, यानी 2,75,000। इसके बाद 11,00,000, 390 आ रहा है, 11,00,000। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, हाँ 390। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आएगा हमारा इनकम टैक्स। लेस है क्या इनकम टैक्स हमारा, कितने हैं इनकम टैक्स, 50%। तो 2,75,000 का 50% आ जाएगा 103,750। और इसके बाद 7,10,000 का 355। अब माइनस करेंगे इसका, है ना। तो माइनस जब कर देंगे तो 103,750, क्योंकि 50% है तो यही आ जाना है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या हमने कॉमन साइज कर लिया, नहीं, अभी तो क्वेश्चन बनाया है हमने। क्वेश्चन में क्या कहता है कि फॉलोइंग क्या बनाना है आपको। अब कॉमन साइज में हमेशा जो बेस मानेंगे वो किसको मानेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम। तो पहले हम पहले इसी कॉलम को अगर इससे कंपेयर करूं तो बेस मानेंगे, तो ये ऑलवेज पहले वाला 100% होगा। कैसे करेंगे पहले वाले का, 750, और बेस डिवाइड होगा 750 और इनटू में 100। दूसरे का बेस पता है कैसे होगा, 75,000, और उसका भी बेस क्या मानोगे, 750 इनटू में 100, तो ये आएगा हमारा 10% आएगा। और ये ऑलवेज इन दोनों का टोटल होगा 110%। आपको निकालना है तो 825 का निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे 825 का, जैसे निकालोगे 825 डिवाइड किससे करोगे, 750 इंटू 100, तो 110% ही आएगा। इसके बाद अब इसका निकालना है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, ये 6 लाख है। कितने आ गए, 80% आ गया। तो इसके आगे लिख देते हैं हम 80%। हम सिर्फ अभी इसी कॉलम का कर रहे हैं, इधर का तो इधर वाले में करेंगे, है ना, क्योंकि कॉमन साइज में क्या होता है, हर एक कॉलम का अपना अलग निकलता है। इसके बाद देखा जाए तो हमारा आ गया 10,000। तो कैसे निकालोगे बताओ 10,000 को, किससे किसको डिवाइड करोगे, 10,000 डिवाइड किससे करोगे, 7,50,000 इंटू 100, तो 1.33 आया। ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया। मैं चेंज देखो वहां पे मैंने कॉमन साइज के हिसाब से, इस चेंज की जरूरत ही नहीं थी। 1.333%, मैंने समझा दिया। वैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो कंपैरेटिव में काम आता, डिफरेंस वाला। यहाँ तो है ही नहीं डिफरेंस का कोई रोल। उसके बाद 7,500 और इसका 1%।
अब टोटल का ले लो, 6,17,500 डिवाइडेड बाय 750 इंटू में 100, 82.33% इनका टोटल ही होता है। इसके बाद 2,75,100 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 27.66। इसके बाद 103,750 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 100, 13.83। और ये भी क्या आएगा हमारा, समझ में आया कि नहीं है? क्या इससे अगले वाला खुद कर पाओगे दूसरा? तो ये वाला आपका होमवर्क आंसर आपको इलिस्ट्रेशन है, आपको देख सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। तो हमारे चैप्टर की बात करें, हम कुछ और क्वेश्चन आगे देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सारा डेटा दे दिया आपको इसने, ऊपर कहता है कॉमन साइज, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन। इनफैक्ट इस क्वेश्चन की मजे की बात बताऊं, पी एंड एल बना के दे रखा है इसने, ये आसान हो गया पहले वाले से। बस इसके साइड में एक कॉलम खींचना है और परसेंटेज। तो पहले का परसेंटेज कितना होगा, 100, क्योंकि सेल्स को डिवाइड किससे करोगे, सेल से, तो वही परसेंटेज आ जाना है, 100 ही रहेगा। उसके बाद के परसेंटेज आपको निकालने होंगे। तो देखो पहला परसेंट 100 है, फिर जैसे जैसे निकला वो निकलता गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट डाल दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया। तो जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा तो याद रखना, नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, ओपनिंग प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग। तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग आ ही गया, फैक्टर हो गया, तो फिर चेंज इन इन्वेंट्री अब नहीं आएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना, नोट करोगे ना, लिख लेना अभी इसको, कि जब कभी वो देगा तो नहीं आएगा। बाकी आगे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है क्या, अच्छा ये तो सॉल्यूशन है, बस खत्म हो गया ये। तो एक दो सवाल जो है ये होमवर्क में रहेगा, आपका पूरा चैप्टर ये हो जाता है हमारा खत्म। इसमें कुछ भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो कि आपको बताने वाला है, या एग्जाम में कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीज इसमें से नहीं आने वाला। 2 दिन का चैप्टर था, 4 नंबर, और अगला चैप्टर देखो 4 नंबर का रेशियो है, उसके अंदर 10 दिन भी लग जाएंगे। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जब हम पढ़ते हैं ना, तो कोई चीज होता है कि सेम नंबर के लिए हमें मेहनत कम करना पड़ता है, और कोई ऐसा चैप्टर होता है जिसमें बहुत कम नंबर का भी होगा लेकिन मेहनत हद से ज्यादा होगा उस चैप्टर में। जैसे कंपेयर इसको रेशो से करोगे, मैं तो कहता हूँ पिछले चैप्टर से भी आसान चैप्टर है ये। पिछले चैप्टर में तो पूरे बैलेंस शीट के एक एक पॉइंट्स याद रहने चाहिए, यहाँ पे याद सिर्फ पीएनएल बनाना आना चाहिए, बाकी तो सब दे रखा है। तो पिछला चैप्टर 3 का और ये चैप्टर, और सेम ऐसा ही एक चैप्टर आगे रेशो की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो रेशो थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू दिस। उसमें जो 12-13 फॉर्मूले बोल रहे हो, जितने भी 16 फॉर्मूले, 16 के फॉर्मूले के अलग अलग वेरिएंट करवाऊंगा, उसमें हफ्ते भर से ऊपर लग जाएगा। फिर भी आपको कितने स्कोर होंगे उसमें, 4 नंबर ही। तो कई बार कुछ चैप्टर के लिए ज्यादा मेहनत, कम मेहनत सेम मार्क्स के लिए करना पड़ता है। सेम ऐसे पेपर में भी होता है। हाँ, लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे ना, दोनों क्वेश्चंस दिया जाए, ये आसान है लेकिन सॉल्व ये लेट में होगा। रेशो वाला जल्दी होगा, रेशो वाले में फॉर्मूला लगाया, लिखा आंसर, और इसके अंदर क्या होगा, पूरा फॉर्मेट बनाओगे। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि करने में आपको 4-10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रेशो वाले क्वेश्चन को 10 मिनट नहीं लगना है, समझे। तो आज ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट, इसको नोटिंग करिएगा। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट सीधा रेशो करेंगे, और एक ही चैप्टर आपका रह जाएगा रेशो के बाद, कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि सीधा सीधा आपका चलता आ रहा है। उसके बाद फिर रिवीजन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, जैसे टाइम मिलेगा उसको चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए, मंडे ही रखेंगे फिर। अगर आज नहीं खत्म करता इसको तो फिर मैं संडे रखता इसको। किस चीज की